कैपेसिटर। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जिसमें एक मेटल प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और एक मेटल प्लेट बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड होती है। वी इतने पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से प्लेट के ऊपर क्यू इतना चार्ज स्टोर होता है। एक प्लेट के ऊपर प्लस क्यू और दूसरे प्लेट के ऊपर माइनस क्यू। भले ही एक प्लेट बड़ी हो एक प्लेट छोटी हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक प्लेट पे प्लस क्यू स्टोर होगा, दूसरे प्लेट पे माइनस क्यू स्टोर होगा। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है बेसिकली जो चार्ज को स्टोर करता है। तो जो भी चार्ज को स्टोर करेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा। सो हम बोल सकते हैं कैपेसिटर इज अ डिवाइस। कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर। कैपेसिटर इज डिवाइस यूज्ड टू स्टोर चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर किए हुए चार्ज को हम यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हम वर्क कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि भाई कैपेसिटर एक डिवाइस है। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। उसकी कंसेप्ट क्या है? जब भी हम किसी मेटल को V इतना पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो उसके ऊपर Q इतना चार्ज स्टोर होता है। V इतने पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से Q इतना चार्ज स्टोर हो रहा है। सो चार्ज स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर इज डायरेक्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दोगे उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। Q इज डायरेक्शन टू V। वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है Q इज इक्वल टू CV। इस कांस्टेंट को बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ये मटेरियल कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि Q इज इक्वल टू CV वेयर C इज constant of proportionality called as capacitance of capacitor। तो हम लिख सकते हैं ऐसे Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q बाय V। तो हमें C के यूनिट्स मिल जाएंगे कूलम पर वोल्ट, और इसी को हम बोलते हैं फैराड। एक फैराड यानी एक वोल्ट की वजह से एक कूलम चार्ज स्टोर हो रहा है। उसके डायमेंशंस क्या आएंगे? पहले Q के डायमेंशंस ऊपर और बाद में V के डायमेंशंस नीचे। Q के डायमेंशंस क्या होते हैं? कूलम यानी एम्पियर सेकेंड का T1 A1। और वोल्ट के डायमेंशंस क्या होते हैं? W बाई Q, वर्क डिवाइड बाय चार्ज। तो वर्क के डायमेंशंस हो गए M1 L2 T-2 और चार्ज के डायमेंशंस अगेन हो गए T1 A1। ठीक है, ये कैसे आया? C इज इक्वल टू Q बाय V, और हमें पता है V क्या होता है? W बाय Q। तो टोटल कैलकुलेट करने की वजह से हमें मिलेगा कैपेसिटेंस के डायमेंशंस M-1 L-2 T4 एंड A2। कैपेसिटेंस इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और बहुत सारे डायमेंशन है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? इट इज़ अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ऑल्सो। सो Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q बाई V, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू Q बाय C। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q बाय V, V इज इक्वल टू Q बाय C। हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कैसे? V इतना पोटेंशियल डिफरेंस देके हम Q इतना चार्ज स्टोर कर सकते हैं। एक मेटल प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दो, दूसरे मेटल को बैटरी के निगेटिव से जोड़ दो, तो V इतने पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से Q इतना चार्ज स्टोर हो जाएगा। जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर होने वाला है। तो चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। वहाँ पे कांस्टेंट आता है Q इज इक्वल टू CV। ये C कांस्टेंट है, उसका नाम है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो Q इज इक्वल टू CV आ गया, C इज इक्वल टू Q बाई V भी लिख सकते हैं और V इज इक्वल टू Q बाई C भी लिख सकते हैं। तो ये जो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी एक कांस्टेंट है। Q और V के बीच एक कांस्टेंट है, यानी C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। हमने बोला C इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड एज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ
Q एंड V। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर Q और V के ऊपर डिपेंड नहीं होता। और किसके ऊपर डिपेंड होता है वो? डिपेंड्स ऑन, बट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन नंबर 1 डायमेंशंस। कैपेसिटर तो होता कंडक्टर ही है, कैपेसिटर एक कंडक्टर ही होता है क्योंकि उसको चार्ज स्टोर करना होता है और छोड़ना होता है। अभी वो कंडक्टर अगर स्पेयर है यानी स्पेरिकल कैपेसिटर है, स्पेरिकल कैपेसिटर है, तो उसका कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके रेडियस को। लेकिन वही कैपेसिटर अगर कोई एक सिलेंडर है यानी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके लेंथ को। और वही अगर एक प्लेट ली है हमने और दूसरी और एक प्लेट ली है, एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ दिया, दूसरी प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ दिया, तो उसको बोलेंगे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी एक प्लेट है और दूसरी प्लेट है, एक प्लेट को हमने जोड़ दिया प्लस से और दूसरी प्लेट को जोड़ दिया माइनस से, तो ऐसे कैपेसिटर को हम बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्लेट के एरिया को और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस को। क्या है ये सब रेडियस, लेंथ, एरिया, दो प्लेट के बीच का गैप, ये सब डायमेंशंस हैं। तो ये C है जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमने बोला है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, वो Q और V के ऊपर डिपेंड नहीं होता। Q को डबल कर दो, V को हाफ कर दो, C के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड होता है? डायमेंशंस के ऊपर। अगर स्पेरिकल कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रेडियस, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू दो प्लेट के बीच का गैप D। और किसके ऊपर डिपेंड होता है कैपेसिटेंस? कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड होता है अगर हमने दोनों प्लेट के बीच में कोई अगर एक इंसुलेटर डाल दिया, अगर हमने दोनों प्लेट के बीच में कोई एक इंसुलेटर डाल दिया, ऐसा इंसुलेटर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? स्मॉल के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक मटेरियल प्रॉपर्टी होती है। अगर हमने दोनों प्लेट के बीच में कोई एक इंसुलेटर डाल दिया तो उसका कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ेगा। दैट मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज ऑल्सो डिपेंड ऑन डाई इलेक्ट्रिक। अगर किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इनिशियली C0 था और उसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? स्मॉल के, तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा? Cm इज इक्वल टू स्मॉल के इंटू C0। तो अभी हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। उसमें सबसे पहला होगा स्पेरिकल कैपेसिटर। स्पेरिकल कैपेसिटर यानी कोई भी एक मेटल स्पेयर है, ऐसा मेटल स्पेयर जिसकी रेडियस कितनी है? R। वी हैव मेटल स्पेयर विथ रेडियस R। तो अगर हमने इसके ऊपर Q इतना चार्ज डाल दिया, अगर हमने इस मेटल स्पेयर के ऊपर Q इतना चार्ज डाल दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो हमें पता है कि इसका पोटेंशियल कितना आएगा। इस कंडक्टिंग स्पेयर के ऊपर पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू KQ बाय R, वेरी कैपिटल K इज कूलम्स कांस्टेंट, जिसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। तो हमें एक चीज़ पता है, कोई भी कंडक्टर चार्ज कभी स्टोर करता है क्या? चार्ज कभी होल्ड करता है? जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल देंगे उतना ज़्यादा वो चार्ज स्टोर करेगा। Q इज डायरेक्शन टू V, वहाँ पे कांस्टेंट आता है Q इज इक्वल टू CV, वेयर C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड एज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। यहाँ पे कंडक्टर कौन से शेप का है? स्फीयर। तो इस कैपेसिटर को क्या बोलेंगे हम? स्पेरिकल कैपेसिटर। उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे हम? C इज इक्वल टू Q बाय V। तो Q की जगह पे Q आ गया, V की जगह पे Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हो गया Q कैंसल।
क्यू क्यू कैंसल, और ये कैपिटल आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर चले जाएगा ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जैसे हमने पहले बोला था कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्यू और वी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड होता है? डायमेंशंस के ऊपर। एग्जांपल, स्पेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हमने रेडियस को डबल कर दिया तो उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा डबल, अगर हमने रेडियस को हाफ कर दिया तो उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा हाफ। तो ये हो गया C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्पेरिकल कैपेसिटर। नो क्वेश्चन आएगा, अगर हमने ये कैपेसिटर यानी ये स्पेयर किसी ऑयल में डाल दिया, अगर हमने ये कैपेसिटर किसी ऑयल में डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? अगर हमने ये कैपेसिटर किसी ऑयल में डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? स्मॉल के। अगर हमने इस स्फीयर को किसी ऑयल में डाल दिया जिस ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है स्मॉल के, तो इसका नया कैपेसिटेंस क्या होगा? वही होगा क्या पहले का? नहीं, इसका नया कैपेसिटेंस होगा सी एम इज इक्वल टू स्मॉल के इंटू सी नॉट, यानी स्मॉल के इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, स्मॉल के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू मिनिमम होती है स्पेस के लिए। कितनी होती है वो? 1, और मैक्सिमम होती है कंडक्टर के लिए। कितनी होती है? इनफाइनाइट। और फॉर इंसुलेटर्स स्मॉल के 1 से ज़्यादा होगा और इन्फिनिटी से कम। एग्जाम्पल, वाटर के लिए स्मॉल के की वैल्यू है 80, तो ऑयल के लिए, ऑर्गेनिक ऑयल्स के लिए उसकी वैल्यू कुछ तो 2 पॉइंट समथिंग आएगी। एग्जाम्पल 2.3 रहता है किसी ऑयल के लिए। तो अगर हम कोई भी कैपेसिटर वाटर में डाल देंगे, प्योर वाटर, तो उसका कैपेसिटेंस 80 टाइम्स बढ़ जाएगा। या फिर उसी स्फीयर को अगर हमने किसी ऑयल में डाल दिया तो उसका कैपेसिटेंस 2.3 टाइम्स बढ़ जाएगा। नो, क्या होगा अगर हम एक स्फीयर को दूसरे स्फीयर के साथ ज्वाइन कर देंगे? अगर हम एक स्फीयर को दूसरे स्फीयर के साथ ज्वाइन कर देंगे, पहले स्फीयर की रेडियस है r1, दूसरे स्फीयर की रेडियस है r2, तो इसके ऊपर ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, दोनों का v मिलके ज़्यादा, v भी बढ़ेगा और q भी बढ़ेगा। लेकिन हमें चाहिए कि नया कैपेसिटेंस क्या आएगा। अगर हमने एक स्फीयर को दूसरे स्फीयर के साथ एक्सटर्नली कनेक्ट कर दिया तो न्यू कैपेसिटेंस जो होगा वो होगा C1 प्लस C2, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल गया कॉमन, बच गया R1 प्लस R2। नो, अगर एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर है और वो कनेक्टेड नहीं है, एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर है, पहले स्फीयर की रेडियस R1, दूसरे स्फीयर की रेडियस R2, दोनों कंडक्टिंग ही होने चाहिए। किसी इंसुलेटर को हम कैपेसिटर नहीं बोल सकते। तो अगर हमने अंदर के स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो अपने आप बाहर के स्फीयर के अंदर के साइड में नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज कितना होता है? 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज 0 होता है। काम की चीज़ ये है कि इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कितना आएगा? C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन
बड़ी रेडियस माइनस छोटी रेडियस। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन बड़ी रेडियस माइनस छोटी रेडियस। तो क्या होगा अगर हम इन दोनों कंडक्टर्स को जोड़ देंगे? अगर हमने बड़ा स्फीयर जिसकी रेडियस R2 थी और छोटा स्फीयर जिसकी रेडियस R1 है, इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या होगा? अंदर के स्फीयर पे हम जो भी चार्ज डालेंगे वो चले जाएगा बाहर के स्फीयर के ऊपर, यानी इंटरनल स्फीयर के ऊपर नेट चार्ज क्या रहेगा? 0। इंटरनल स्फीयर पे नेट चार्ज कितना रहेगा? 0। तो अंदर का स्फीयर कैपेसिटर नहीं होगा, अंदर का स्फीयर कैपेसिटर फंक्शन नहीं करेगा, ऐसे कैपेसिटर फंक्शन नहीं करेगा। तो कैपेसिटर कौन होगा? सिर्फ बाहर का स्फीयर। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या आएगा? यहाँ पे कैपेसिटेंस आएगा सिर्फ बाहर के स्फीयर का C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अंदर का स्फीयर कैपेसिटर बोल के काम नहीं करेगा। नो, ये तो हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। हम देखते हैं अभी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल capacitor. Now suppose we have a cylinder जिसकी रेडियस है R1 और लेंथ कितनी है? L। इन उसको क्या बोलेंगे? उसके बाहर और एक सिलेंडर रखना है। ये बाहर वाले सिलेंडर की लेंथ क्या होगी? R2 रेडियस। बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस क्या होगी? R2। तो अगर हम अंदर के स्फीयर को कोई भी चार्ज देते हैं तो बाहर के सिलेंडर के इंटरनल साइड पे उतना ही अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर के ऊपर नेट चार्ज कितना होता है? 0। सपोज हमने अंदर के सिलेंडर को प्लस Q इतना चार्ज दे दिया तो बाहर के सिलेंडर के अंदर के सरफेस पे माइनस Q इतना चार्ज जनरेट हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज 0 होता है। तो बन गए यहाँ पे Q इतना चार्ज और V इतना पोटेंशियल डिफरेंस, और हम Q बाई V करके क्या निकल सकते हैं? C। जितना ज़्यादा V होगा उतना ज़्यादा Q स्टोर होगा। Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q बाय V। V निकालने के लिए हमें लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। E निकालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा गॉस लॉ। सो इन शॉर्ट, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। ऐसा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जिसका इंटरनल सिलेंडर R1 रेडियस का है और एक्सटर्नल सिलेंडर R2 रेडियस का है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना आएगा? C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, नहीं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइड बाय ln नेचुरल लॉग ऑफ बड़ी रेडियस बाय छोटी रेडियस। तो ये हो गया सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइड बाय ln R2 बाय R1। अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट कैपेसिटर यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? जैसे हमने पहले बताया था कि हमें एक प्लेट लेनी है और उसके पैरेलल में एक और प्लेट रखनी है।
एक प्लेट को कनेक्ट करना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरी प्लेट को कनेक्ट करना है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। तो होगा क्या, बैटरी V इतना पोटेंशियल डिफरेंस देगी, बैटरी V इतना पोटेंशियल डिफरेंस देगी। तो बैटरी के V इतने पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा प्लस Q और दूसरे प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा उतना ही माइनस Q। भले ही कोई प्लेट छोटी हो एक प्लेट बड़ी हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जितना प्लस Q स्टोर होगा उतना ही दूसरे प्लेट पे माइनस Q स्टोर होगा। तो V इतने पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से Q इतना चार्ज स्टोर हो गया। तो जितना ज़्यादा V होगा उतना ज़्यादा Q स्टोर होगा। चार्ज स्टोर ऑन अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। Q इज डायरेक्शनल टू V। Q इज इक्वल टू CV वेयर C इज ए कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमें C निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, Q बाय V। हमें पता है कि पैरेलल प्लेट्स के वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो कैसी होती है, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, यानी दो प्लेट्स के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। क्वेश्चन है कितनी, तो पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो होगी E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा क्या है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी किसी भी सरफेस के ऊपर चार्ज कितना है Q डिवाइड बाय उसका एरिया। सिग्मा क्या होता है, Q बाय A। कैपेसिटर पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चंस में मैक्सिमम सिग्मा कंसेप्ट यूज होता है। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, किसी भी सरफेस के ऊपर का चार्ज, किसी भी सरफेस के ऊपर का चार्ज डिवाइड बाय एरिया। चार्ज डिवाइड बाय एरिया क्या आएगा, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा सिग्मा हो गया Q बाय। तो पॉजिटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आउटवर्ड। वैसे ही नेगेटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी उतनी ही लेकिन इनवर्ड। तो नेगेटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों प्लेट के बीच में यानी कैपेसिटर के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, यानी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, और आंसर है E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी ने पूछा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाहर के साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो पॉजिटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड ये आउटवर्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट E1, नेगेटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड कितनी, E2 इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर होती है, दोनों की एडिशन कितनी हो जाएगी, 0, यानी कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। हमें पता है एक कूलम के वर्क को क्या बोलते हैं, V, या फिर एक कूलम की एनर्जी को क्या बोलते हैं, V। एक कूलम का वर्क V, एक कूलम का फोर्स E, और हमें डिस्प्लेसमेंट लेना है दोनों प्लेट के बीच का गैप या फिर डिस्टेंस D। तो हम लिख सकते हैं V की जगह पे ED। इस कंसेप्ट को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन V एंड E। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, C इज इक्वल टू Q बाय V, C इज इक्वल टू Q बाय V। Q की जगह पे Q, V की जगह पे ED, Q की जगह पे Q, E की जगह पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू D।
क्यू की जगह पे क्यू, सिग्मा की जगह पे क्यू बाय ए, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन नॉट और डी की जगह पे डी। क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले जाएगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या गया, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर हम इन दोनों प्लेट के बीच में कोई एक इंसुलेटर डाल देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, स्मॉल के, अगर हम दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में कोई एक इंसुलेटर डाल देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, स्मॉल के, तो नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सी एम, या फिर कुछ लोग सी डैश देते हैं, स्मॉल के इंटू ओरिजिनल सी। मतलब न्यू कैपेसिटेंस विल बी स्मॉल के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसका कैपेसिटेंस। नो हमें देखना है कि अगर हमें ढेर सारे कैपेसिटर्स एक दूसरे को जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ सकते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन भी रेजिस्टेंस की तरह दो तरीका होता है, एक सीरीज और एक पैरेलल, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अभी सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, अगर हमने एक कैपेसिटर के एक प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के एक प्लेट से जोड़ दिया तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये लग गई हमारी सेल या फिर बैटरी, जो एक कूलम को कितनी एनर्जी देती है, V। तो पहले कैपेसिटर के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V1। दूसरे कैपेसिटर के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V2। टोटल दिया कितना था, V। तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। क्या होगा, जो भी कैपेसिटर की प्लेट सेल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जुड़ी है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा प्लस क्यू, उतना ही नेगेटिव चार्ज उसके साइड वाले प्लेट पे स्टोर हो जाएगा माइनस क्यू। अभी ये नेगेटिव चार्ज आया कहां से, वो चार्ज आया साइड के प्लेट से। साइड के प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स इसने बोरो कर लिए, तो ये साइड वाली प्लेट हो जाएगी पॉजिटिव, यानी दूसरे प्लेट के ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा। और जो कि सेल के नेगेटिव टर्मिनल को ये प्लेट कनेक्टेड है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा माइनस क्यू। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में V की एडिशन होती है लेकिन Q सेम होता है, हर एक प्लेट के ऊपर Q क्या होता है, सेम। यानी सेल के वजह से किसी भी प्लेट के ऊपर कितना चार्ज है, Q। पहले कैपेसिटर के ऊपर भी Q1 चार्ज, दूसरे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज Q2, लेकिन वो सेम ही होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल और बैटरी जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस देती है V, वो स्प्लिट हो जाएगा। एक कैपेसिटर को मिलेगा V1, दूसरे कैपेसिटर को मिलेगा V2। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में V की एडिशन होगी, लेकिन जितना भी चार्ज एक प्लेट के ऊपर रहेगा दूसरे प्लेट या फिर दूसरे कैपेसिटर के ऊपर उतना ही चार्ज रहेगा। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में V की एडिशन होती है और Q
सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में V की एडिशन होती है और Q सेम होता है। तो एडिशन का इक्वेशन यूज़ करना है हमें। V की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, हमें पता है कि जितना ज़्यादा V होगा उतना ज़्यादा Q स्टोर होगा। Q इज रेफरेबल टू V, वहाँ पे कांस्टेंट पड़ता है Q इज इक्वल टू CV। हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू Q बाय C। तो टोटल V की जगह पे क्या लिखेंगे, टोटल Q बाय टोटल C। टोटल C मतलब इन दोनों कैपेसिटर को निकाल के अगर हमें एक ही कैपेसिटर लगाना है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, दैट मीन्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन अ सीरीज। दोनों कैपेसिटर को निकाल के अगर हमें एक ही कैपेसिटर लगाना है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, C। C सीरीज। तो V1 की जगह पे होगा Q1 बाय C1, V2 की जगह पे होगा Q2 बाय C2। Q सेम है तो कॉमन निकलेगा और कट जाएगा। तो ओल्ड फैशन लोग कैसे लिखते हैं, 1 बाय C सीरीज इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। लेकिन जिसको भी फास्ट कैलकुलेट करना है वो याद रखेगा कि C सीरीज इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, C सीरीज इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन अ सीरीज। और एक इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, Q कांस्टेंट होता है, यहाँ पे सीरीज में Q क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर Q कांस्टेंट है, अगर Q कांस्टेंट है तो इस इक्वेशन को देखो, V इज इक्वल टू Q बाय C, दैट मीन्स V इज इनवर्सल टू C। तो हम लिख सकते हैं कि V1 बाय V2 इज इक्वल टू C2 बाय C1। दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में V की एडिशन हुई और Q सेम है, वैसे पैरेलल में V सेम रहेगा और Q की एडिशन होगी। देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस कैसे होता है। ये हो गई एक प्लेट, ये हो गई दूसरी प्लेट। दोनों प्लेट के अलोंग V क्या होता है, सेम। दोनों प्लेट के अलोंग V क्या होता है, सेम। ऐसे कॉम्बिनेशन को जिसमें V सेम होता है उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेल बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, V। सेल बैटरी V इतना पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, पहले प्लेट्स का पोटेंशियल हो गया V1 और दूसरे प्लेट्स का पोटेंशियल कितना हो गया, V2। यानी दोनों प्लेट्स के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V। तो कैपेसिटर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें दोनों कैपेसिटर के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2, V इज इक्वल V1 इज इक्वल टू V2। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हर एक पोटेंशियल डिफरेंस, हर एक कैपेसिटर के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम। V इक्वल टू V1 इक्वल टू V2, या फिर हम कांस्टेंट भी रह सकता है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन चार्ज क्या होगा, ये पॉजिटिव प्लेट की वजह से यहाँ पे चार्ज स्टोर हो जाएगा Q1 और यहाँ पे चार्ज स्टोर हो जाएगा Q2। तो सेल बैटरी की वजह से टोटल कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, Q1 प्लस Q2। या फिर ये निगेटिव टर्मिनल की वजह से यहाँ पे चार्ज स्टोर हो जाएगा Q1 और यहाँ पे चार्ज स्टोर हो जाएगा Q2। तो सेल बैटरी की वजह से टोटल कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, Q1 प्लस Q2, यानी Q नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो कैपेसिटर का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें V सेम होता है और Q की एडिशन होती है,
ऐसे कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का कैपेसिटेंस C2 है। एक के ऊपर Q1 चार्ज स्टोर होगा, दूसरे के ऊपर Q2 चार्ज स्टोर होगा, लेकिन दोनों के अलोंग V क्या रहेगा? सेम। फिर से हम एडिशन का इक्वेशन यूज करते हैं। हमें पता है कि जितना ज़्यादा V होगा उतना ज़्यादा Q स्टोर होगा। Q इज डायरेक्शनल टू V। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। Q इज डायरेक्शनल टू V, वहाँ पे कांस्टेंट आता है Q इक्वल टू CV। हम लिख सकते हैं कि टोटल Q की जगह पे टोटल C इंटू टोटल V। ये टोटल C क्या है? टोटल C यानी दोनों कैपेसिटर या फिर जितने भी पैरेलल में हैं सब कैपेसिटर को निकाल के उनकी जगह पे एक ही कैपेसिटर लगाना है, उसका कैपेसिटेंस यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cp इंटू टोटल V। Q1 की जगह पे C1 V1 और Q2 की जगह पे C2 V2। यहाँ पे क्या होगा? V कॉमन निकलेगा और कट जाएगा क्योंकि पैरेलल में V सेम होता है। तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगा? Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2। याद रखो ये इक्वेशंस रेजिस्टेंस के एकदम उल्टे हैं। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है? R1 प्लस R2। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है? R1 प्लस R2। और पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन यहाँ पे उल्टा है। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के फॉर्मूले कैसे होते हैं? उल्टे। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन और ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में और एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम कि भाई V कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? V। तो इस इक्वेशन को देखो, Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू CV। V कांस्टेंट है, दैट मीन्स Q इज डायरेक्शनल टू C। तो हम लिख सकते हैं कि Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। अभी हम देखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, या फिर डाइइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर। अगर हमने कैपेसिटर के अंदर इंसुलेटर डाल दिया तो क्या होगा? सपोज हमारे पास एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका एरिया कितना है? A। दोनों प्लेट में गैप कितना है? D। अगर हमने दोनों प्लेट्स के बीच में एक इंसुलेटर डाल दिया जिसका कैपेसिटेंस स्मॉल k है, तो न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा? स्मॉल k इंटू ओरिजिनल यानी स्मॉल k इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। लेकिन क्वेश्चन ऐसा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, यानी T1 इतने थिकनेस का एक इंसुलेटर डाल दिया है। T1 इतने थिकनेस का एक इंसुलेटर डाल दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K1। फिर T2 इतने थिकनेस का दूसरा इंसुलेटर डाल दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K2। और T3 इतने थिकनेस का तीसरा इंसुलेटर डाल दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K3। तो अब इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? तो इसको बोलेंगे हम डिस्टेंस स्प्लिट कंडीशन। यानी यहाँ पे डिस्टेंस कितना था? हमारा डिस्टेंस D था, तो स्प्लिट होके
T1, T2 और T3 बन गए हैं। यानी इस D के जगह पे हमें T1 प्लस T2 प्लस T3 लिखना है बस। T1 की जगह पे T1 बाय K1 लिखो, T2 की जगह पे T2 बाय K2 लिखो, T3 की जगह पे T3 बाय K3 लिखो और आंसर आ जाएगा कि कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस डिस्टेंस स्प्लिट में न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D के जगह पे T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3। इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस स्प्लिट कंडीशन। यानी किसी भी कैपेसिटर के अंदर बहुत सारे मीडियम हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या आएगा, सी मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3। दूसरी कंडीशन है एरिया स्प्लिट। तो एरिया स्प्लिट में क्या होगा, डिस्टेंस स्प्लिट में डिस्टेंस स्प्लिट हो रहा था, एरिया स्प्लिट में एरिया स्प्लिट होगा। दैट मीन्स टोटल एरिया कितना है A, तो A1 इतना एरिया एक इंसुलेटर डाल देंगे, A1 इतना एरिया एक इंसुलेटर डाल देंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा K1। फिर A2 इतना एरिया दूसरा डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा K2। फिर फाइनली A3 इतना एरिया तीसरा डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा K3। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एरिया स्प्लिट में हमें 3 कैपेसिटर्स दिखाई देंगे जो लगेंगे कि एक दूसरे के साथ क्या बना रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी ये A1 एरिया का, ये A2 एरिया का, ये A3 एरिया का। लेकिन D कांस्टेंट है। देखो जब डिस्टेंस स्प्लिट हो रहा था तब एरिया कांस्टेंट था, अभी जब भी एरिया कांस्टेंट है, सॉरी जब भी एरिया स्प्लिट हो रहा है तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस स्प्लिट में एरिया कांस्टेंट था, एरिया स्प्लिट में डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो यहां पे हमें 3 कैपेसिटर दिखाई देंगे, ये वाला एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर। पहला कैपेसिटर विथ एरिया A1, दूसरा कैपेसिटर विथ एरिया A2, तीसरा कैपेसिटर विथ एरिया A3। लेकिन D हमेशा सेम ही रहेगा, सबका D सेम रहेगा। तो हम पैरेलल में कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 क्या होगा K1 A1 एप्सिलॉन नॉट बाय D, C2 क्या होगा K2 A2 एप्सिलॉन नॉट बाय D, C3 क्या होगा K3 A3 एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो यहां पे C क्या आ जाएगा, एरिया स्प्लिट में C होगा एप्सिलॉन नॉट बाय D, निकल गया बाहर A1 K1 या फिर K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3। इसको बोलते हैं एरिया स्प्लिट वाला इक्वेशन। फाइनली लास्ट 2 पॉइंट्स, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, किसी भी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। देखो ये कैपेसिटर की प्लेट है, ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V प्लस माइनस। सेल बैटरी की वजह से हमने V इतना पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा,
दूसरे प्लेट के ऊपर उतना ही निगेटिव चार्ज आएगा। अगर हमने निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे 1 कूलम लेके जाने का ट्राई किया तो हमें v इतना वर्क करना पड़ेगा। वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन। अगर 1 कूलम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है तो कितना वर्क होता है v। और अगर dq इतना चार्ज गया निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे या फिर निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे dq इतना चार्ज गया तो कितना वर्क होगा 1 कूलम के लिए v और dq इतने चार्ज के लिए v इंटू dq इक्वल टू छोटा सा वर्क होगा dw। अगर हमने इंटीग्रेट कर दिया उसको तो हमें मिलेगा टोटल वर्क w। वही वर्क कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी होती है u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dq। कैपेसिटर का कंसेप्ट क्या है कि जितना ज़्यादा v होगा उतना ज़्यादा q स्टोर होगा। q इज इक्वल टू v, q इज इक्वल टू cv। हम v को क्या लिख सकते हैं q बाय c। v की वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ q बाय c इंटू dq। q का इंटीग्रेशन क्या होगा q स्क्वायर बाय 2। तो कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी आएगी यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी q स्क्वायर बाय 2c, q स्क्वायर बाय 2c। हमारे कन्वीनियंट के लिए हम इसको चेंज कर सकते हैं बाय राइटिंग q इक्वल टू सी वी। अगर रख दिया हमने यहाँ पे तो ऊपर हो जाएगा c स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2c, c स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2c, c स्क्वायर कैंसल और बन गया कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी हाफ c v स्क्वायर। ये याद रखने के लिए आसान है, जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर वैसे हाफ c v स्क्वायर। और अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन में c की जगह पे q बाय v रख दिया तो और एक इक्वेशन बनेगा q स्क्वायर डिवाइड बाय 2 q बाय v। q स्क्वायर कैंसल, v ऊपर चले जाएगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का और एक फॉर्मूला आएगा हाफ q v। ये इक्वेशंस है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के। अगर किसी ने हमें बोला कि एनर्जी डेंसिटी निकालो, एनर्जी डेंसिटी निकालो, देखो ये एनर्जी के जो फॉर्मूले हैं दैट आर एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। ऐसा नहीं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ही लगाने हैं, हर एक कैपेसिटर को ये फॉर्मूले लग सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर q स्क्वायर बाय 2c हाफ c v स्क्वायर या फिर हाफ q इंटू v। हर एक टाइप के कैपेसिटर को ये फॉर्मूले लग सकते हैं। लेकिन अगर हमें एनर्जी डेंसिटी किसी ने पूछा तो पूछेंगे किसके लिए, जनरली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ही पूछेंगे। तो देखो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। मास डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी क्या है हमारी हाफ सी वी स्क्वेयर। वॉल्यूम क्या होता है प्लेट का एरिया और दो प्लेट के बीच का गैप। हमें क्या आ जाएगा वॉल्यूम बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। पैरेलल प्लेट्स के बीच का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू गैप, ए इंटू डी। तो वॉल्यूम निकलेगा ए इंटू डी। तो एनर्जी डेंसिटी होगी हाफ सी के जगह पे लिखेंगे ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी वी स्क्वेयर, यानी वी की जगह पे ई डी लिख सकते हैं, ई स्क्वेयर डी स्क्वेयर डिवाइड बाय ए डी। काट तो जो भी कटता है, ए कैंसल, डी 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 का स्क्वेयर कैंसल, ऊपर का डी का स्क्वेयर और नीचे का डी का स्क्वेयर कैंसल, और बच क्या गया एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। अगर हमने ई के जगह पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रख दिया, हमें पता है ना कैपेसिटर के अंदर ई कितनी होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई का स्क्वायर क्या होगा सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर,
हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट कट गया, स्क्वायर कट गया, तो एनर्जी डेंसिटी का दूसरा इक्वेशन आएगा हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक है एनर्जी लॉस, कंसेप्ट ऑफ एनर्जी लॉस। किसी भी कैपेसिटर को हमें चार्ज करना है, सपोज हमने एक कैपेसिटर को चार्ज कर दिया तो उसकी एनर्जी क्या होगी U1, हम लिख सकते हैं ना हाफ सी V1 स्क्वायर, सी तो कांस्टेंट ही होता है। दूसरे कैपेसिटर को एक तो चार्ज किया या फिर वो अनचार्ज है तो उसकी एनर्जी क्या होगी U2 इक्वल टू हाफ सी V2 स्क्वायर। एक कैपेसिटर है उसकी एनर्जी क्या है हाफ सी V1 स्क्वायर, C1 V1 स्क्वायर। दूसरे कैपेसिटर की एनर्जी हाफ C2 V2 स्क्वायर, क्योंकि कैपेसिटर अलग अलग है ना इसलिए मैंने C1 C2 दे दिया। तो क्या होगा, हम इन दोनों कैपेसिटर को अगर ज्वाइन कर देंगे, अगर हमने इन दोनों कैपेसिटर को ज्वाइन कर दिया, मैंने क्या बोला था, हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी एनर्जी U1 इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर है, दूसरे कैपेसिटर की एनर्जी U2 इक्वल टू हाफ C2 V2 स्क्वायर है। तो टोटल इनिशियल एनर्जी क्या हो गई, टोटल इनिशियल एनर्जी हो गई U1 प्लस U2, ठीक है ना, यानी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये होगी टोटल इनिशियल एनर्जी। अगर हमने इन दोनों कैपेसिटर को जोड़ दिया तो दोनों का V सेम हो जाएगा। हमेशा याद रखो, अगर कोई भी एक कंडक्टर कोई भी दूसरे कंडक्टर को टच करता है तो दोनों का V सेम हो जाता है, पोटेंशियल सेम हो जाता है। समझ में आया क्या, दोनों का V क्या हो जाएगा सेम। तो पहले की एनर्जी है हाफ C1 V1 स्क्वायर, वो बाद में क्या हो जाएगी हाफ C1 V1 डैश स्क्वायर या फिर हाफ C1 V डैश स्क्वायर। और दूसरे की एनर्जी क्या हो जाएगी, पहले की एनर्जी U1 डैश हो गई, दूसरे की एनर्जी हो जाएगी U2 डैश हाफ C2 V डैश स्क्वायर। तो टोटल इनिशियल एनर्जी तो हमें समझ में आ गई, टोटल इनिशियल एनर्जी U1 प्लस U2। दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट करने के बाद पहले की एनर्जी क्या बनेगी U1 डैश, और दूसरी की एनर्जी कितनी बनेगी U2 डैश, क्योंकि दोनों का V क्या हो जाएगा सेम, ठीक है ना, यानी हाफ C1 V डैश स्क्वायर प्लस हाफ C2 V डैश स्क्वायर, दोनों तरफ V डैश ही रहेगा, इसी V डैश को बोलते हैं EQUI इक्वी पोटेंशियल। बाद में दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो ये हो गई टोटल इनिशियल एनर्जी और ये हो गई टोटल फाइनल एनर्जी, टोटल फाइनल एनर्जी। लेकिन टोटल इनिशियल एनर्जी और टोटल फाइनल एनर्जी सेम होती है क्या, नहीं, हमेशा टोटल इनिशियल एनर्जी ज़्यादा होती है टोटल फाइनल एनर्जी से, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसी को बोलते हैं हीट लॉस। क्या बोलते हैं, हीट लॉस या फिर एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे, पहले 100% एनर्जी थी, बाद में 80% एनर्जी हो गई, इसका मतलब 20% क्या हो गई लॉस। तो लॉस कैसे निकालेंगे, टोटल इनिशियल माइनस टोटल फाइनल। तो एनर्जी लॉस हो गया टोटल इनिशियल एनर्जी माइनस टोटल